हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे दिल्ली यूनिवर्सिटी के SOLDU रेगुलर कॉलेज के लिए BA BCom की फर्स्ट ईयर की इकोनॉमिक्स। इसमें हम एक क्वेश्चन करेंगे, मीनिंग ऑफ डिमांड, फैक्टर्स डिटरमिनिंग ऑफ डिमांड, जो कि प्रीवियस ईयर्स के एग्ज़ाम में कई बार आ चुका है। इसको आज हम कवर करेंगे, जिसमें मीनिंग ऑफ डिमांड को लिखना होगा सबसे पहले आपको। Meaning of demand. Demand in economics refers to the amount of a commodity which the consumer are prepared to purchase at a particular price per unit of time. यानी कि डिमांड में इन इकोनॉमिक्स में डिमांड किसको रेफ़र करता है? एक ऐसे अमाउंट ऑफ अ कॉमोडिटी को रेफ़र करता है जिसके अंदर कंज्यूमर जो है प्रिपेयर है खरीदने के लिए, प्रिपेयर टू परचेज अ पर्टिकुलर प्राइस पर यूनिट ऑफ टाइम। यानी कि एक पर्टिकुलर जो किसी भी कॉमोडिटी का प्राइस है और एक तय किए गए टाइम पर किसी कॉमोडिटी को ख़रीदने के लिए जब वो रेडी होता है। ठीक है, अगर किसी कॉमोडिटी को वो जो उसका प्राइस है उस पर ख़रीदने के लिए रेडी हो जाता है जिस टाइम पर, उसको ही डिमांड कहा जाता है। ठीक है, तो डिमांड इन इकोनॉमिक्स रेफर टू द अमाउंट ऑफ अ कॉमोडिटी विच द कंज्यूमर आर प्रिपेयर टू परचेज एट अ पर्टिकुलर प्राइस पर यूनिट ऑफ टाइम। यानी कि एक एग्जांपल लेते हैं हम, जैसे कि आप किसी मॉल में जाते हो और वहाँ से अगर कोई आप एक जीन्स खरीदते हैं जिसका प्राइस 2500 है, माना उसके अंदर आप दिन में गए और टाइम था 3 बज रहे थे, आपने जब उसके लिए पे करा 2500, तो ये तो हो गया एक, आप उसको ख़रीदने के लिए रेडी हो गए पर्टिकुलर प्राइस पे। और 3 बजे आपने दिया, जब ख़रीदा तो आपको एक स्लिप देगा, तो उस पर टाइम भी मेंशन होता है। तो इसलिए कहा गया है जहाँ पर कंज्यूमर आर प्रिपेयर टू परचेज एट अ पर्टिकुलर प्राइस पर यूनिट ऑफ टाइम, तो इसको ही हम डिमांड कहते हैं। और भी तरीके से डिमांड हम ऐसे लिख सकते हैं, डिमांड इज़ द नंबर ऑफ गुड्स दैट द कस्टमर आर रेडी एंड एबल टू बाय एट सेवरल प्राइसेस ड्यूरिंग गिवन टाइम फ्रेम। जैसे कि ऊपर बताया गया था, जो गिवन टाइम फ्रेम है और जो गिवन प्राइस है, उस पर जब कंज्यूमर कोई रेडी होता है किसी प्रोडक्ट को ख़रीदने के लिए, कॉमोडिटी को ख़रीदने के लिए, तो उसको ही डिमांड कहते हैं। द एसोसिएशन बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड इज ऑल्सो कॉल्ड आ डिमांड कर्व। और इसको जब हम एक डायग्राम में जब दिखाते हैं प्राइस को और क्वांटिटी को, तो उसको ही हम डिमांड कर्व के नाम से जानते हैं। और इसमें हमें ये भी लिखना पड़ता है फैक्टर्स डिटरमिनिंग ऑफ डिमांड, क्योंकि ये भी पूछा गया था। तो फैक्टर्स डिटरमिनिंग ऑफ डिमांड कौन से होते हैं? फर्स्ट पॉइंट है प्राइस ऑफ द कॉमोडिटी। नॉर्मली देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस ऑफ कॉमोडिटी एंड इट्स डिमांड। नॉर्मली इन दोनों में एक अपोजिट इनवर्स रिलेशनशिप होता है, प्राइस में और डिमांड में। Other thing remaining constant, if the price of the commodity decline, normally more of it will be purchased, and if the price increases, lesser amount of the commodity will be purchased. यानी कि इसमें बताया गया, अगर other things remaining constant हो, तब अगर प्राइस गिरता है, डेक्लाइन होता है, डिक्रीज़ होता है, तो किसी भी कॉमोडिटी की जिसका प्राइस डेक्लाइन या डिक्रीज़ हुआ है, तो उसी कॉमोडिटी यानी कि गुड्स की डिमांड क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। और अगर दूसरी ओर देखें तो अगर उसी कॉमोडिटी या गुड्स की डिमांड अगर प्राइस अगर बढ़ जाए तो उसकी डिमांड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो ये हमें बताता है प्राइस ऑफ द कॉमोडिटी। सेकंड पॉइंट है इनकम ऑफ द कंज्यूमर। अलग अलग इसमें हम पढ़ेंगे इनकम का, कंज्यूमर की इनकम का इफेक्ट क्या क्या पड़ता है गुड्स पे, अलग अलग गुड्स पे। द इनकम ऑफ फैमिली इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर डिटरमिनिंग इट्स डिमांड फॉर अ कॉमोडिटी। जो इनकम ऑफ फैमिली है, इसका अलग इंपॉर्टेंट रोल है डिटरमिनिंग डिमांड ऑफ द कॉमोडिटी में। फर्स्ट पॉइंट है नॉर्मल गुड्स।
नॉर्मल गुड्स हैज़ अ पॉजिटिव इफेक्ट। एक होते हैं नॉर्मल गुड्स जिसके होते हैं पॉजिटिव इफेक्ट। डिमांड ऑफ सच गुड्स इंक्रीजेज विद इंक्रीजिंग कंज्यूमर इनकम। ऐसे गुड्स जो होते हैं उनमें क्या होता है, अगर ऐसे इसमें कंज्यूमर की इनकम बढ़ने लग जाएगी तो वह उस नॉर्मल गुड्स की डिमांड को क्या कर देगा, बढ़ा देगा। ठीक है, इसमें नॉर्मल गुड्स में क्या होता है, कंज्यूमर की इनकम के बढ़ने से क्या होता है, इंक्रीज होने से नॉर्मल गुड्स की डिमांड क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। और उसके अगर अपोजिट देखें हम, अगर कंज्यूमर की इनकम कम हो जाए, डिक्रीज हो जाए, तो नॉर्मल गुड्स की डिमांड भी डिक्रीज हो जाएगी। इसको आप डायग्राम में देख सकते हैं कि जब इनकम y से y1 हो रही है, यानी कि जब इंक्रीज हो रही है इनकम, तब क्वांटिटी यानी कि डिमांड क्या हो रही है, Q से Q1 हो रही है, यानी कि बढ़ रही है। ठीक है, अगर y1 से y हो जाए इनकम, यानी कि डिक्रीज हो जाए, तो गुड्स की डिमांड क्या हो जाएगी, वो भी डिक्रीज हो जाएगी, जैसे Q1 से Q हो जाएगी। तो ये डायग्राम ये बताता है नॉर्मल गुड्स के बारे में। सेकंड है इंफीरियर गुड्स। इंफीरियर गुड्स हैज़ अ नेगेटिव इफेक्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताना चाहता हूँ, नॉर्मल गुड्स में आप ले सकते हो जैसे कि वनस्पति घी का होना या देसी घी का होना, यानी कि मिल्क फूड का होना। अगर इसमें कंज्यूमर की इनकम बढ़ती है तो वो समझ लो कि वह मिल्क फूड को ज़्यादा पसंद करेगा ख़रीदना, क्योंकि उसकी इनकम ज़्यादा हो गई है। और अगर उसकी इनकम कम हो जाए कंज्यूमर की, तो वो मिल्क फूड को खाना पसंद नहीं करेगा, क्योंकि वो फिर अब क्या खरीदेगा, रिफाइंड से ही काम चलाएगा। सेकंड पॉइंट हमने पढ़ा इंफीरियर गुड्स। इंफीरियर गुड्स हैज़ अ नेगेटिव इफेक्ट। इसका होता है नेगेटिव इफेक्ट होता है, डिमांड फॉर सच गुड्स इंक्रीजेज विद डिक्रीजिंग कंज्यूमर इनकम। इसमें क्या होता है, अगर कंज्यूमर की इनकम इसके अंदर कम होने जब लग जाती है, तब कंज्यूमर क्या करता है, इंफीरियर गुड्स की डिमांड को बढ़ा देता है। क्यों बढ़ा देता है, क्योंकि उसकी इनकम कम है और इंफीरियर गुड्स आते हैं सस्ते। इसलिए कंज्यूमर क्या करेगा, जब उसकी इनकम कम होने लग जाती है तो वह इंफीरियर गुड्स को परचेज करना ज़्यादा पसंद करता है, क्योंकि इंफीरियर गुड्स क्या होते हैं, सस्ते होते हैं। इसके अपोजिट अगर देखें, अगर इंक्रीजिंग इन इनकम हो जाए, यानी कि कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज हो जाए, तो वो क्या करेगा, डिमांड को रिड्यूस करेगा। किसकी डिमांड को रिड्यूस करेगा, इंफीरियर गुड्स की, क्योंकि अब जब उसकी इनकम इंक्रीज हो रही है तो वो अच्छी चीज़ को खाना पसंद करेगा, यानी कि नॉर्मल गुड्स की ओर पहुंच जाएगा। जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, जब कंज्यूमर की इनकम y से y1 हो चुकी है, तब क्या हो गई है, डिमांड Q1 से Q पहुंच गई है, क्योंकि जब y से y1 हो गई इनकम, तो Q1 से Q तक पहुंच गई डिमांड, क्योंकि कंज्यूमर की इनकम बढ़ने लग गई है। और ये ऐसे ही अगर y1 से y हो जाए, यानी अगर इनकम कम हो जाएगी कंज्यूमर की, तो वो डिमांड ज़्यादा करेगा इंफीरियर गुड्स की, जो कि दिखाई दे रहा है डायग्राम में, Q से Q1 हो गई है। इसका एक एग्जाम्पल है जैसे कि रिफाइंड का होना, रिफाइंड खरीदना। अगर और भी ज़्यादा इनकम कम है तो सरसों का तेल खरीदना, यानी कि मस्टर्ड ऑयल खरीदना, तो वो ज़्यादा अच्छी चीज़ों को खरीद नहीं सकता है इंफीरियर गुड्स में, यानी कि जब उसकी इनकम कम होती है। थर्ड है सी, नेसेसरी गुड्स, यानी कि जो ज़रूरी गुड्स होते हैं। इंक्रीज्ड कंज्यूमर इनकम इंक्रीजेज डिमांड फॉर एसेंशियल कमोडिटी टू अ लिमिट। जब कंज्यूमर की इनकम बढ़ती है तब क्या होता है, इनकम इंक्रीजेज डिमांड फॉर एसेंशियल कमोडिटी टू अ लिमिट। तब डिमांड तो बढ़ती है एसेंशियल कमोडिटीज़ की, यानी कि जब कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज होती है
तब नेसेसरी गुड्स यानी कि एसेंशियल कमोडिटीज़ की डिमांड तो बढ़ने लग जाती है, यानी कि इंक्रीज होने लग जाती है, पर एक लिमिट के साथ। आफ्टर डैट डिमांड डज नॉट इंक्रीज, उसके बाद डिमांड क्या होती है, नहीं बढ़ती, इंक्रीज नहीं होती। आफ्टर इनकम इंक्रीजेस, जब कंज्यूमर की इनकम बढ़ने लग जाए, ऐसी नेसेसरी गुड्स में होता है। एग्जाम्पल इंक्लूड रिपीटेटिव परचेसेस ऑफ डिफरेंट ड्यूरेशन सच एज हेयर कट्स, हैबिट्स इंक्लूडिंग टबैको एट्सेट्रा। जैसे कि टबैको की अगर कितनी ही प्राइस क्यों ना हो जाए, और जितना भी है, अगर कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज होने लग जाए तो वो कितनी रखेगा, 2 रख लेगा, 4 रख लेगा, ये तो है नहीं कि वो 100-200 रख लेगा। ऐसे ही अगर सॉल्ट जो है, कंज्यूमर की इनकम अगर बढ़ती है तो सॉल्ट तो वो उतना ही खाता है। समझ लो पहले 1 खरीदता था पैकेट सॉल्ट का, अब 2 खरीदने लग गए, पर उससे ज़्यादा तो खरीदेगा नहीं। इसलिए नेसेसरी गुड्स की डिमांड क्या होती है, कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज होने से इंक्रीज हो जाती है इसकी डिमांड, पर एक लिमिट तक रहती है। फिर क्या होता है, कंज्यूमर की इनकम के इंक्रीज होने पर फिर भी इसकी डिमांड नहीं बढ़ती, यानी कि इंक्रीज नहीं होती, एक लिमिट तक इंक्रीज होती है, उसके बाद नहीं होती इंक्रीज। जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं कि पहले तो इनकम के इंक्रीज होने पर डिमांड भी इंक्रीज हो रही थी, पर फिर वो क्या हो गई, कांस्टेंट हो गई है नेसेसरी गुड्स की डिमांड। सेकंड पॉइंट क्लियर हो गया हमारा। थर्ड पॉइंट है कंज्यूमर फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस। व्हेन कंज्यूमर एक्सपेक्ट हायर प्राइसेस इन द फ्यूचर, जब कंज्यूमर को लगता है कि फ्यूचर में हाई प्राइस होने वाले किसी भी कमोडिटी के, दे बाय मोर गुड्स इन ऑर्डर टू अवॉइड हाइयर प्राइसेस एंड एज वेल एज रिजल्ट द डिमांड इंक्रीजेस। फिर क्या करता है, वो ज़्यादा गुड्स को खरीदना स्टार्ट कर देता है प्रेजेंट में, क्योंकि उसे लगता है फ्यूचर में डिमांड बढ़ने वाली है इस गुड्स की, तो वो प्रेजेंट में ज़्यादा गुड्स को खरीदना स्टार्ट कर देता है। व्हेन द कंज्यूमर एक्सपेक्ट द दैट इन द फ्यूचर द प्राइसेस ऑफ गुड्स विल फॉल, अगर कंज्यूमर को एक्सपेक्ट होता है कि फ्यूचर में तो प्राइस फॉल होने वाले हैं, यानी कि कम होने वाले हैं किसी गुड्स के, देन इन द प्रेजेंट दे विल पोस्टपोन अ पार्ट ऑफ द कंजप्शन। तो वो क्या करता है, अभी के समय में प्रेजेंट में पोस्टपोन कर देगा सामान को खरीदना, परचेज करना, तो वो क्या करेगा, फ्यूचर में परचेज करना ज़्यादा पसंद करेगा। विद द रिजल्ट दैट देयर प्रेजेंट डिमांड फॉर गुड्स विल इंक्रीज। इसलिए क्या हो जाएगी, डिमांड क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी प्रेजेंट में, क्योंकि उसे पता है कि फ्यूचर में तो किसी जो गुड्स जो खरीदना चाहता है उसका प्राइस कम होने वाला है, डिक्रीज होने वाला है, इसलिए वो क्या करेगा, प्रेजेंट में पोस्टपोन करेगा फ्यूचर में खरीदने के लिए उस गुड्स को। फोर्थ पॉइंट है हमारा इंटरेस्ट एंड प्रेफरेंस। इंटरेस्ट एंड प्रेफरेंस is a broad term. It includes weather, rituals, etc. If there is a favorable change, then the demand will increase. इसका मतलब ये है कि अगर जिसमें इंटरेस्ट है या प्रेफरेंसेस जो चीज़ें हैं उससे ये एक ब्रॉड टर्म है, अगर इसमें फेवरेबल चेंज होते हैं तो ऐसे कमोडिटी, ऐसे गुड्स की डिमांड क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर विंटर में ये मूंगफली पीनट्स बिकने जब स्टार्ट होते हैं तब उसकी डिमांड क्या हो जाएगी, पीनट्स की डिमांड विंटर में इंक्रीज हो जाएगी, और वैसे ही अपोजिट इसके समर में पीनट्स की डिमांड क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। और भी एग्ज़ाम्पल है, फॉर एग्ज़ाम्पल एक और एग्ज़ाम्पल लेते हैं, अगर
जो सबसे ज़्यादा काम जो वाइट वॉश करते हैं जो लेबर, उनको कब मिलता है? मोस्टली इंडिया में कब मिलता है? दिवाली के समय में। ऐसे ही में उनकी जो डिमांड होती है के समय में, दिवाली के फेस्टिवल में बढ़ जाती है, इंक्रीज़ हो जाती है, और अदर मंथ्स में वो क्या रहते हैं? अनएम्प्लॉयमेंट रहते हैं। तो यही है इंटरेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। फिफ्थ पॉइंट है रिलेटेड गुड्स। रिलेटेड गुड्स में दो गुड्स आते हैं, एक आता है कॉम्प्लीमेंट गुड्स, एक आता है सब्स्टिट्यूट्स गुड्स। फर्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे हम इसका रिलेटेड गुड्स का, कॉम्प्लीमेंट गुड्स। ये कौन से होते हैं? अ प्रोडक्ट दैट इज यूज्ड और कंज्यूम जॉइंटली विथ अनदर प्रोडक्ट। Such a good usually has more value when paired with its complement than when used separately, like car and petrol. ये कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स या कॉम्प्लीमेंट गुड्स कौन से होते हैं? जो साथ साथ यूज़ किए जाते हैं, जॉइंटली यूज़ किए जाते हैं या कंज्यूम किए जाते हैं। एक एग्जांपल हमने लिया है कार पेट्रोल का। कार अगर सीएनजी को हटा दे तो कार पेट्रोल के बिना नहीं चलेगी। अगर सपोज कीजिए कि पेट्रोल ही उसका ऑप्शन है सिर्फ, तो कार और पेट्रोल का एग्जांपल हमने लिया है। तो यानी कि कॉम्प्लीमेंट गुड्स वो होते हैं जो कंज्यूम्ड किए जाते हैं जॉइंटली। फॉर एग्जांपल इसमें क्या होता है? इफ़ प्राइस ऑफ वन गुड डिक्रीज द डिमांड वुड इंक्रीज। अगर इसमें एक गुड्स का प्राइस अगर डिक्रीज हो जाए तो दूसरे गुड्स की डिमांड क्या हो जाएगी? इंक्रीज। इसके अपोजिट अगर एक गुड्स की प्राइस इंक्रीज हो जाए तो दूसरे गुड्स की डिमांड क्या हो जाएगी? डिक्रीज। यानी कि अगर पेट्रोल का प्राइस डिक्रीज हो जाए तो कार की डिमांड क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी एक हद तक। आप डायग्राम में देख सकते हैं P से P1 हो चुकी है पेट्रोल का प्राइस। तो यानी कि पेट्रोल का प्राइस P से P1 होने पर कार की जो डिमांड है Q से Q1 हो गई है, यानी कि कम हो गई है, अंदर की साइड जा रही है, कम हो गई है। अगर P1 से P की और पेट्रोल का प्राइस हो जाए, यानी कि जब कम हो जाए, तो डिमांड आपको देख सकते हो आप, Q1 से Q हो गई, यानी कि डिमांड बढ़ गई है। ठीक है, इसके अंदर एक गुड्स का प्राइस बढ़ने पर, इंक्रीज होने पर, दूसरे गुड्स का जो प्राइस वो डिमांड होती है वो कम हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है बी सब्स्टिट्यूट गुड्स। प्रोडक्ट दैट सेटिस्फाइज द सेम बेसिक वांट एज अनदर प्रोडक्ट। सब्स्टिट्यूट गुड्स मे बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ वन। सब्स्टिट्यूट गुड्स वो होते हैं जो एक दूसरे के जगह पर यूज़ कर सकते हो आप, लाइक पेप्सी एंड कोक। कई बार गेस्ट आते हैं घर में तो आप पेप्सी पूछ सकते हो, पेप्सी नहीं होगी तो अगर वो पेप्सी बोले और आपको मिले ना शॉप पे पेप्सी तो आप कोक भी दे सकते हो, दोनों सिमिलर होती हैं। इसलिए सब्स्टिट्यूट गुड्स वही होते हैं, पेप्सी कोक हो गई, चाय कॉफ़ी हो गई। आप डायग्राम में भी देख सकते हैं, पहले एग्जाम्पल पढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ प्राइस गोज अप फॉर वन थिंग द अदर प्रोडक्ट विल यूजली इंक्रीज इन क्वांटिटी ऑफ डिमांड बिकॉज पीपल विल पे फॉर द चीपर ऑफ द टू। जैसा कि मैंने आपको पेप्सी और कोक का एग्जाम्पल दिया था, इसके अंदर क्या, अगर कोक का प्राइस बढ़ जाए तो पेप्सी की डिमांड क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, यानी कि इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, कोक का प्राइस अगर इंक्रीज हो जाए तो पेप्सी का डिमांड क्या हो जाएगी? इंक्रीज, क्योंकि कोक का जब प्राइस इंक्रीज होगा तो पेप्सी उसके कंपेयर में क्या हो जाएगी? चीप हो जाएगी, यानी कि सस्ती हो जाएगी। इसलिए लोग ज़्यादा क्या खरीदना पसंद करेंगे? फिर पेप्सी को। ठीक है, अगर दोनों का रेट पहले सेम था, अगर 2 लीटर अगर मिलती है 80 रुपीज़ की, कोक भी 80 रुपीज़ की है, पेप्सी भी 80 रुपीज़ की है, तो कोक का प्राइस अगर बढ़ जाए तो ज़्यादातर लोग पेप्सी को
को ख़रीदना ज़्यादा पसंद करेंगे, परचेज़ करना ज़्यादा पसंद करेंगे। जैसा कि डायग्राम में दिखाया गया है, पेप्सी का प्राइस अगर P से P1 हो जाए, अगर पेप्सी का प्राइस बढ़ रहा है, यहाँ पर P से P1 हो रहा है, तो कोक की डिमांड क्या हो जाएगी, Q से Q1, यानी कि वो भी इंक्रीज़ हो जाएगी। अगर पेप्सी का प्राइस P1 से P हो जाए, यानी कि डिक्रीज़ हो जाए, तो कोक की डिमांड भी क्या हो जाएगी, Q1 से Q हो जाएगी। लास्ट पॉइंट है 6th, गवर्नमेंट पॉलिसी। इफ़ द गवर्नमेंट इम्पोजेज अ टैक्स ऑन द कॉमोडिटी देन द डिमांड फॉर द कॉमोडिटी विल डिक्रीज़। यानी कि अगर गवर्नमेंट टैक्सेस लगाना स्टार्ट कर दे ज़्यादा, तो किसी भी गुड्स की डिमांड क्या हो जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगी, क्योंकि वो फिर कॉस्टली हो जाएगी, इसलिए उसकी डिमांड क्या हो जाएगी, डिक्रीज़। बट इफ़ द गवर्नमेंट प्रोवाइड्स फाइनेंशियल असिस्टेंस देन द डिमांड विल इंक्रीज। अगर गवर्नमेंट क्या करे, फाइनेंशियल असिस्टेंस करे, तब क्या होगा, उस गुड्स की डिमांड क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। अगर गवर्नमेंट बोले कि कार खरीदने पे अगर आपको स्कूटी फ्री मिल रही है, तो क्या होगा, या कोई फाइनेंशियल असिस्टेंस करे, तो क्या होगा, उस गुड्स की डिमांड क्या हो जाएगी, इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी। ये हमारा टॉपिक यहीं कंप्लीट होता है। और अब आप मुझे अनअकैडमी पे भी फॉलो कर सकते हैं, जहां मैं आपको पढ़ाता हूँ यूपीएससी CSC के लिए। बस आपको टाइप करना होगा SAHUL और मुझे आप फॉलो कर सकते हैं।